एसपी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी में लेसन नंबर 7 जिसका पार्ट अपने आज 3 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने गेहूं का काला या स्तंभरोली रोग उसके बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में अपने गेहूं का भूरा या पर्णकीट रोग क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि यह रोग पहले पाया किन भागों में होता है। यह रोग विश्व के उन सभी भागों में पाया जाता है जहां पर गेहूं की खेती की जाती है। भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों में इसका प्रकोप अधिक होता है। भारत के कौन कौन से उत्तरी भाग और पूर्वी भाग में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। और यह पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यों में, पंजाब में, बिहार में, उत्तर प्रदेश राज्यों में जहां गेहूं की कृषि ज्यादा की जाती है वहां यह रोग पाया जाता है। यह रोग सर्द ऋतु में वर्षा के साथ, जब सर्द ऋतु तो वर्षा के साथ अधिक फैलता है। और बहुत इसके कारण फसल के उत्पादन में कमी आती है। तो इस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं, अब अपने लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं कि गेहूं का भूरा या पर्णकीट रोग है, इसके लक्षण क्या है, पत्तियों पर कैसे देखकर या पौधे में अपने किस प्रकार पहचान कर सकते हैं कि ये पर्णकीट रोग है। तो पर्णरोली रोग का प्रथम लक्षण पत्तियों की सतह पर, प्रथम लक्षण पत्तियों की सतह पर, प्रथम लक्षण किस पर दिखाई देता है, पत्तियों की सतह पर बिखरे हुए छोटे गोलाकार, बिखरे हुए छोटे गोलाकार और चमकीले नारंगी रंग के यूरेटेनियम स्पॉट, चमकीले नारंगी रंग के यूरेटेनियम स्पॉट दिखाई देते हैं। यूरेटेनियम स्पॉट दिखाई देते हैं। ये इसका फर्स्ट लक्षण है जो पत्तियों पर दिखाई देता है। ये प्रारंभ में पत्ती के ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं। सेकंड कैरेक्टर क्या है, ये प्रारंभ में पत्ती की ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं। वह बाद में निचली सतह पर भी फैल जाते हैं। तो ये लक्षण पत्ती के ऊपरी सतह पर पहले दिखाई देंगे, उसके बाद में निचली सतह पर भी फैल जाते हैं। परिपक्व होने पर ये भूरे रंग के बन जाते हैं। परिपक्व होने पर ये धब्बे भूरे रंग के बन जाते हैं। ये इसका लक्षण है। और इसके अलावा अगला लक्षण क्या है, बाह्य त्वचा फटने पर यूरिटो बीजाणु भूरे रंग के चूर्ण के रूप में जो स्पॉट बनते हैं, उस स्पॉट की बाह्य त्वचा फटने पर
बीजाणु मुक्त होकर किस रूप में दिखाई देंगे? चूर्ण के रूप में, भूरे रंग के चूर्ण के रूप में पत्तियों, भूरे रंग के चूर्ण के रूप में पत्तियों पर व आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं। ये इसके 4 लक्षण हैं। इसके बाद प्रारंभ में स्फोटों के चारों तरफ ऊतकों में कोई भी वर्ण या पूर्णता नहीं दिखाई देती। प्रारंभिक स्फोट के चारों तरफ स्फोट यानी धब्बे बने, स्फोट के चारों तरफ ऊतक में कोई विवर्णता दिखाई नहीं देती, कोई विवर्णता दिखाई नहीं देती है। जब फसल पकने को होती है तो पत्ती की निचली सतह पर अंडाकार काले रंग के टीलियां बन जाते हैं। जब फसल पकने वाली होती है तो पत्ती की निचली सतह पर काले रंग के अंडाकार टीलियां बन जाते हैं। निचली सतह पर छोटे अंडाकार काले रंग के टीलियां बन जाते हैं। छोटे अंडाकार काले रंग के टीलियां बन जाते हैं। तो ये इसके प्रमुख लक्षण हैं जो पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अब इसके बाद में जो इससे क्या होता है, अगर इसकी जो बीज होते हैं वह बिल्कुल इस रोग के कारण सिकुड़े हुए और छोटे बनते हैं, जिससे क्या फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है। अब इसका रोग है वो कौन से रोग कारक के द्वारा फैलता है, तो इस रोग के रोग कारक के बारे में लिखेंगे अपने। इसके रोग का नाम है पक्सीनिया रिकोन्डिटा। पक्सीनिया रिकोन्डिटा इसका रोग कारक है। और ये किस रूप में रहता है, ये यूरेडियम बैक्टीरियम अवस्थाएं गेहूं पर प्रकट होती हैं। इसकी यूरेडियम बैक्टीरियम व टीरियम अवस्थाएं गेहूं पर प्रकट होती है। टीरियम अवस्थाएं गेहूं पर प्रकट होती हैं। और जो इसके यूरिटो कीटाणु है और टीलो कीटाणु, मतलब इसके जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो इसकी
करते हैं यूरिटो बीजाणु। तो यूरिटो बीजाणु के बारे में लिखेंगे। ये भूरे रंग के गोलाकार द्विकेंद्रकीय है। ये भूरे रंग के गोलाकार द्विकेंद्रकीय और समवर्तीय एक कोशिक माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। मतलब इनके जो बीजाणु बनते हैं उनका व्यास इतना छोटा होता है। बाह्य भित्ति शूलयुक्त होती है। बाह्य भित्ति शूलयुक्त होती है। बाहरी भित्ति पर क्या पाए जाते हैं? शूल पाए जाते हैं। इनमें 7 से 10 जनन छिद्र पाए जाते हैं। इनमें 7 से 10 जनन छिद्र पाए जाते हैं। यूरिटो बीजाणु एक से अधिक जनन नलिकाएं बनाकर अंकुरित होते हैं। यूरिटो बीजाणु एक से अधिक जनन नलिकाएं बनाकर अंकुरित होते हैं। ये इसकी विशेषता है। और ये पत्ती के वातरंध्र में प्रवेश होकर संक्रमण फैलाते हैं। ये बीजाणु पत्ती के वातरंध्र में प्रवेश होकर संक्रमण फैलाते हैं। ये यूरिटो बीजाणु की अवस्था। अब इसके बाद में दूसरी अवस्था है टीलियो बीजाणु। तो टीलियो बीजाणु में क्या होता है? सेकंड है टीलियो बीजाणु अवस्था। तो टीलियो बीजाणु के बारे में लिखेंगे। ये बीजाणु प्रकट होकर पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं। ये बीजाणु पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं। सतह पर बाह्य त्वचा द्वारा ढके हुए बनते हैं। बाह्य त्वचा से ढके हुए बनते हैं। ये भूरे रंग के द्विकोशिकीय आयताकार भूरे रंग के द्विकोशिकीय आयताकार मोटी भित्ति वाले भित्ति कैसी हुई इनकी टीलियो बीजाणु की? मोटी भित्ति वाले चिकने होते हैं। मोटी भित्ति वाले वह चिकने होते हैं। अब इसके बाद में आगे पे नोट करेंगे। इन बीजाणु की सिरे मोटी भित्ति में गोलाकार होते हैं। ये
इनके सिरे मोटी भित्ति वाले व गोलाकार होते हैं। मोटी भित्ति वाले व गोलाकार होते हैं। और ये पट्टीय भागों पर थोड़ा संकुचित होते हैं। ये पट्टीय भागों पर थोड़ा संकुचित होते हैं। थोड़ा संकुचित होते हैं। तीन बीजाणु पुंज बंधे सहसूत्रों द्वारा तीनों बीजाणु पुंज बंधे सहसूत्रों द्वारा बंधे सहसूत्रों द्वारा समूहों में बंटे रहते हैं। समूहों में बंटे रहते हैं। ये अंकुरित को चार कोशीय प्राक तंतु ये अंकुरित होकर चार कोशिकीय ये अंकुरित होकर चार कोशिकीय प्राक तंतु बनाते हैं। प्राक तंतु बनाते हैं। जिन पर एक कोशिक एक केंद्र की है। जिन पर एक कोशिक एक केंद्र की है। जिन पर एक कोशिक एक केंद्र की है। अगुणित बेसिडीय बीजाणु बनते हैं। अगुणित बेसिडीय बीजाणु बनते हैं। जो थैलिक क्रम पर संक्रमण करते हैं। जो थैलिक क्रम पर संक्रमण करते हैं। और इस प्रकार यह रोग चक्र पूरा होता है। तो ये यूनिटो बीजाणु के बाद में जो टीयू बीजाणु अवस्था है कंप्लीट होती है। तो इसके बाद में जो प्रबंधन के उपाय हैं, तो प्रबंधन के उपाय में फर्स्ट कौन सा है? इसमें शस्य प्रबंधन। तो शस्य प्रबंधन में क्या नोट करना है अपने को? इसमें तना कीटोट के समान ही किया जाता है। इसके रोग का प्रबंधन तना कीट रोग के समान उपाय किए जाते हैं। उपाय किए जाते हैं। जैसे अपने प्रथम रोग है उसमें सारे उपाय यहाँ नोट किए थे, वही इसमें नोट करने हैं। इस बात में जैविक प्रबंधन, तो जैविक प्रबंधन में उन्नत किस्मों का उपयोग करना चाहिए। रोगरोधी किस्मों का, जो रोगरोधी किस्में अपने पहले नोट किए हैं, उन रोगरोधी
रोगरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। वो रोगरोधी किस्मों के कल अपने नाम नोट किए थे। इसके बाद में है रासायनिक प्रबंधन। तो रासायनिक प्रबंधन में जिस तरह से अपने तनाव रोग में रासायनिक प्रबंधन के उपाय थे वही इसमें है। तो रोग प्रकट होने पर ट्राइएमिडेफोन, रोग प्रकट होने पर ट्राइएमिडेफोन 0.2%, ट्राइएमिडेफोन की कितनी मात्रा 0.2% या जिनेब की 0.25% का 15 दिन के अंतराल पर 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करने चाहिए। ये है रासायनिक प्रबंधन का उपाय। तो ये आज अपने गेहूं का भूरा या पर्णकीट रोग है कंप्लीट होता है, जिसमें अपने क्या इसके लक्षणों के बारे में पढ़ा, फिर अपने रोग चक्र की दोनों अवस्थाएं यूरिया बीजाणु टी बीजाणु अवस्था है उसके बारे में पढ़ा, फिर प्रबंधन के उपाय शस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन इनके बारे में पढ़ा। तो इसे अपने अपनी नोटबुक में नोट करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने गेहूं का पीला रोग है उसके बारे में पढ़ेंगे।